हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था डाइपोल मोमेंट से, तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। डाइपोल, सबसे पहले इसके नाम से थोड़ा सा रिलेट कीजिए इसको। डाई मतलब दो पोल होंगे, ठीक है, दो पोल, और उनकी मोमेंट हम देखेंगे, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब साइन नहीं है, हम प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और सिर्फ जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच में, यानी उनका बीच का डिस्टेंस और उनका चार्ज जो होगा उसका जो प्रोडक्ट, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, डिस्टेंस को आर से, इसलिए डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर भी लिखते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन डिबाई। 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इक्वल होता है 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। ये बाकी इसकी यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी डिबाई। वेयर सी इज़ द कूलम, एम इज मीटर, ये इसमें बताया है। ये है कूलम मीटर, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। शिफ्ट इन एरो डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय ब्रोकन एरो। जो इसमें एरो दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, ब्रोकन एरो, यानी उसके ऊपर का जो एरो होता है ब्रोकन होता है, जैसे एस से सिर्फ इतना दिखाते हैं, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हम वहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रोकन एरो का मतलब होता है ऐसे एरो बना के उसको बीच में से क्रॉस करना, वो होता है ब्रोकन एरो। ऐसे वाला जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के लिए, जो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में देखा था, ठीक है। रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ब्रोकन एरो का मतलब है पीछे एरो में ऐसे थोड़ा लाइन लगी रहती है, ठीक है। जैसे अभी बता रहे हैं NH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3, यानी NH3 की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है NF3 से। अब ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन तो कॉमन है। अब क्योंकि 3 एटम जुड़े हुए हैं तो शेप भी इनकी सेम होगी। अब यदि हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो क्योंकि चार्ज भी सेम होगा लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किसकी ज़्यादा होगी, NH3 की बजाय कि NF3 के। तो NH3 की डिस्टेंस ज़्यादा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, जबकि NF3 की डिस्टेंस कम है, चार्ज उतने ही चार्ज में डिस्टेंस कम है, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कम है। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, यानी एक से ज़्यादा तरफ यदि डाइपोल मोमेंट हमें शो हो रहा है जैसे H2O के अंदर, तो उसके अंदर इस फॉर्मूला से निकालते हैं। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको सिंपल दिया मिलेगा, कुछ नहीं लगाना, रूट करना है बस, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट्स की एप्लीकेशन क्या होती है, कि क्यों पढ़े हम, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या हमें इससे पता चलता है। सबसे पहला है, डाइपोल मोमेंट इज़ हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट क्या बताने में हेल्प करता है, जो मोलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री का मतलब है उसकी शेप प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है डाइपोल मोमेंट। दूसरा है, डाइपोल मोमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी
डाइपोल मोमेंट क्या निकालने में हेल्प करती है? पोलैरिटी निकालने में, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। जो जीरो जिसकी पोलैरिटी है, डाइपोल मोमेंट जिसकी जीरो है, उसकी पोलैरिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सबसे पहले हेनरी स्मिथ इक्वेशन है यहाँ पे, जिसके अंदर परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। 16 x2 माइनस x1 प्लस 3.5 x2 माइनस x1। ठीक है, x1 और x2 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1 एंड 2। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ K1 और K2 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम और कैसे निकाल सकते हैं? परसेंट आयनिक कैरेक्टर और कैसे निकाल सकते हैं? डाइपोल मोमेंट से ही। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पता होनी चाहिए दोनों एटम्स की, लेकिन यदि हमें नहीं पता है तो भी, यदि हमें डाइपोल मोमेंट पता है तो हम उससे निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट यानी एक्सपेरिमेंटली जो हमें डाइपोल मोमेंट पता लगती है वो, उसको डिवाइड करें हम जितनी कैलकुलेट हम करते हैं स्टैंडर्ड डाइपोल मोमेंट से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तीसरा ये बताता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? जीरो। जैसे BF3 CCl4 बेंजीन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, कोई पोलर या नॉन पोलर हम कैसे बताते हैं? उसकी डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डाइपोल मोमेंट्स। सिस और ट्रांस आइसोमर्स एक दूसरे से कैसे हम डिस्टिंग्विश उनको कर सकते हैं? उनकी डाइपोल मोमेंट से। सिस की डाइपोल मोमेंट अलग होगी, ट्रांस की डाइपोल मोमेंट अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और उनके बीच का थीटा या फिर कोस थीटा की वैल्यू भी अलग होगी, इसलिए। ठीक है, यूजुअली क्या होता है? सिस आइसोमर हैव हायर डाइपोल मोमेंट एंड हायर पोलैरिटी। जनरली सिस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है और ऐसे ही उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटेस्ट फॉर ऑर्थो आइसोमर, 0 फॉर पैरा, लेस दैट ऑफ ऑर्थो फॉर मेटा। जब हम बेंजीन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, वहाँ ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि ऑर्थो की जो होती है वो क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है, पैरा के लिए 0 और मेटा के लिए ऑर्थो और पैरा के बीच की। ठीक है, मतलब पैरा की तो 0 ही है, यानी ऑर्थो से कम होती है मेटा की। नेक्स्ट है फजान्स रूल, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आए ही आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे ये IIT का हो चाहे नीट का हो। ठीक है, द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वॉज डिस्कस्ड बाय फजान्स इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग रूल्स। कि जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर था आयनिक बॉन्ड्स का, ये फजान्स ने बताया था इन रूल्स के हिसाब से। ये रूल क्या है? याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। यानी कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होती है वो प्योरली आयनिक नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। और वो कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं। और वो कंपेयर कैसे करते हैं? कि कैटायन का साइज कैसा हो? स्मॉलर, और एनायन का साइज हो लार्जर। यानी नेगेटिव चार्ज वाला जितना बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला जितना छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, उतनी ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है।
ठीक है। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या बताया इसने, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा दोनों पे उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो परसेंट सीसी यदि कंपेयर करना जाए दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहाँ आप फजांस रूल लगाओगे, आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे काम आएगा। ठीक है। ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट ने क्या बताया कि एक लुईस स्ट्रक्चर है ना, एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। द मॉलिक्यूल इज देन एक्सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर। यानी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, जिसमें से हर कोई है ना मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बता सकता है लेकिन सारी नहीं बता सकता। द एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इनके बीच का कहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में कहीं लाई करता है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो उनके बीच का होगा उनको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो एक बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनके बीच का एक जो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है वो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर उसको और क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आया समझ में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल हम आगे करेंगे, होता क्यों है पहले ये देखते हैं। रेजोनेंस स्टेबिलाइजेज द मोलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या कर देता है, किसी भी मोलिक्यूल को स्टेबल बनाता है एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होगी, कम होती है बाकी सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसलिए क्या होती है, एक सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। बाकी सब से उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे ये CO3 नेगेटिव के 3 ऑक्सीजन है, अब क्योंकि ऑक्सीजन है, अब ऐसे कैसे है कि एक तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यदि हम 3 ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स करें तो इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी है ना ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहे कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें क्या बनाया कि एक तो सिंगल बॉन्ड बना दी तीनों की, और एक बॉन्ड को तीनों के बीच में इक्वल शेयर कर दिया। ठीक है, इक्वल शेयरिंग हो गई, और ये क्या बन गया, CO3 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, ये है। ऐसे ही इसका किया हुआ है, ये आप ट्राई कर लेना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम करवाएंगे तब हम ये पूरी डिटेल में करवाएंगे। फिर है रेजोनेंस क्या क्या करते हैं, क्या क्या उसका इफेक्ट आता है, कैसे उसकी एनर्जी हम कंपेयर करते हैं। तो रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल। रेजोनेंस क्या करता है, बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी एक एवरेज बना देता है एक ही में। ठीक है, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होती है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मोलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर मोलिक्यूल शोइंग, ये मतलब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं रेजोनेंस वगैरह से, इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स
इन ऑल द स्ट्रक्चर। ठीक है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? दो एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं सभी स्ट्रक्चर्स में, और उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जैसे हम देखते हैं इस कार्बन और इस टॉप वाले ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड देखेंगे तो टोटल बॉन्ड कितनी 2 + 1 3 + 1 4। ठीक है 4। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे 1 2 और 3, यानी 4 डिवाइडेड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली 1.3 के अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा। वो क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी इसके अंदर 1.3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही लगे रहो और हम जल्दी ही पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल केमिक्सपर्ट्स। थैंक यू।